तारीखी मुफाहमती यादाश्त इस्लामाबाद MOU के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कुछ देर में पहुंचेंगे। ये मनाजिर आप समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जहां अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द और अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी बर्गिनस्टॉक पहुंच गए हैं। कुछ देर में मुज़ाकरात शुरू होंगे। पाकिस्तान इस अहम बातचीत का मेज़बान है। मशरिक़ वुस्ता में पायदार क़याम अमन के लिए ये पाकिस्तान की ही बेमिसाल और गैर मामूली सिफारतकारी और सालिसी का नतीजा है कि अमरीका और ईरान की 47 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल रही है। कतर की क़यादत भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है तो अमरीका ईरान तनाज़े के पायदार हल की कोशिशें स्विट्ज़रलैंड सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। जबकि इस्लामाबाद मुआहिदे के बाद पहला बाज़ाब्ता इजलास आज बर्गिनस्टॉक में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कुछ देर में स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाएंगे, जबकि ईरान, कतर और अमरीका के आला सतह वफूद शिरकत करेंगे। और इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफूद की सतह पर दो तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। तो तारीखी मुफाहमती यादाश्त इस्लामाबाद MOU के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होने जा रहा है। बर्गिनस्टॉक में ये दौर होगा, तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कुछ देर में पहुंचेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ बर्गिनस्टॉक में सजेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द और अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी बर्गिनस्टॉक पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ देर में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान इस अहम बातचीत का मेज़बान है और मशरिक़ वुस्ता में पायदार क़याम अमन के लिए ये पाकिस्तान की ही बेमिसाल और गैर मामूली सिफारतकारी और सालिसी का नतीजा है कि अमरीका और ईरान की 47 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल रही है। कतर की क़यादत भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। तो आपको यहाँ अपडेट करते चलें कि आज बहुत ही एक अहम दिन है। बर्गिनस्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तलत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलत हुसैन साहब, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है? जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। अब हम तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की मुसाफत ख़त्म हो गई है। वो ज़्यूरिख में लैंड कर गए हैं सही अपने ग्रुप के साथ, और वहाँ से हमें बताया जा रहा है कि वो फ़िज़ाई रास्ता लेते हुए उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर टॉक्स होनी है, बर्गिनस्टॉक। ये कतरी ओन्ड एक आइडलिक किस्म का मुकाम है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर। ईरानी डेलीगेशन ऑलरेडी पहुँच चुका है। अमेरिका के जो नुमाइंदगान हैं, वाइस प्रेसिडेंट समेत, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। कतरीज के नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब वज़ीर आज़म साहब जब वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएंगे, और अगर आप हेली राइड का डिस्टेंस मार्क करें तो शायद ये 10-12 मिनट की फ़्लाइट होगी। जब वहाँ पर लैंड करेंगे तो उसके बाद जो शेड्यूल है वो मीडिया की हद तक तो मालूमात नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पर जो बात की जा रही है कि एक इब्तिदाई सेशन होगा, और इब्तिदाई सेशन के अंदर बाकायदा फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होगी, तस्वीर खींचेंगी। तस्वीर की नौयत भी दिलचस्प होगी। सारे इकट्ठे होंगे, अलहदा होंगे, वहाँ पर हाथ मिलाई होगी या नहीं होगी। ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद टॉक्स के अलावा आपको अमरीकी और ईरानी वफूद पब्लिकली सामने नज़र नहीं आए। अब इस्लामाबाद के अंदर भी एक तस्वीर बनी थी, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त वो नतीजा खेज बातचीत नहीं हुई थी। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि और देखना कि क्या वो दोनों साथ साथ खड़े होंगे, हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। बहरहाल ये एक इब्तिदाई सेशन होगा। उसके बाद दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द भी स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा बासिर आकचर आला हुकाम शामिल हैं। वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। बाकिर कालिबाफ ने स्विट्ज़रलैंड पहुंचने पर सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, मिनाब के मासूम बच्चे और ईरान के दीगर तमाम शोहदा मुज़ाकरात के दौरान हमें देख रहे हैं और हमसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम शोहदा और ईरानी अवाम के सामने शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। कौम और शोहदा के सामने सुरखरू रहने की दुआ करता हूँ। शोहदा की कुर्बानियाँ हमें हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती हैं।
नायब अमरीकी सदर JD वेंस भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। स्विट्जरलैंड रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लेबनान जंग बंदी को आगे बढ़ाना है। इसराइल और लेबनान की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। So the entire team have been actively managing what's going on in Lebanon, despite the headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage to ensure that, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken and egg problem where you just got to stop the shooting for long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it, but things have gotten better. I can only be there for a day or two. I think we're going to hopefully make progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue. Those are the two big things that I think we're going to be focused on. I'm sure the Iranians are going to have issues they'd like to discuss as well. लेबनान में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, मजीद 16 अफराद को शहीद कर दिया, जिसके बाद 2 रोज के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। ज़िला नब्तिया में कई मकामात पर बमबारी की गई। मगरबी बका के सहमरा और जनूबी लेबनान के अल रशेदिया के इलाके को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दायरा लेबनान तक वसी कर दिया गया है। इसराइल हिज़्बुल्लाह कशीदगी में मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा बन गई है। लेबनान की सूरत हाल पर अमरीका और ईरान के दरमियान खुसूसी मुशावरत मुतवक्के है। सिफारती ज़राए का कहना है हंगामी इजलास का मकसद लेबनान में कशीदगी कम करना है। इसी बारे में बात करते हैं मारूफ सिफारतकार और सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जौहर सलीम साहब से। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहिएगा कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइली हठधर्मी जारी है, लेबनान पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, आखिर कैसे ये सिलसिला रुकेगा? जी देखिए, इसराइल तो शुरू से इस प्रोसेस को अमन के प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, और मैं तो बारहा ये कह चुका हूँ अपने कमेंट्स में कि इसराइल को नहीं सूट करता है अमन जो है, और खसूसन वो इस चीज़ पे बड़े नाराज़ हैं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह का MOU किया है, जिसमें कि ईरान को काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस रिलीफ भी मिल सकती है, और काफ़ी ज़्यादा जाहिर है कि उनके जो फंड्स हैं वो भी अनफ्रीज होंगे, और वो $300 बिलियन की बात भी है। तो इससे इजरायली ना सिर्फ डायरेक्टली इसको सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं लेबनान में जो अटैक्स हैं उसके ज़रिए, बल्कि अमेरिका के अंदर भी उन्होंने अपनी जो लॉबीज़ हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे मीडिया में भी उनका बड़ा रोल है, उनके ज़ाहिर है कांग्रेस के अंदर भी उनकी लॉबीज़ हैं, तो वो तो कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप में ये कैपेसिटी है कि इफ ही पुट्स हिज फुट डाउन, यानी कि अगर वो सख्ती से कहें इसराइल को, तो वो फिर रुकेंगे। लेकिन ये चलता रहेगा इसी तरह, वो इजरायलीज बार बार इस तरह करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप से जो है ना बार बार उनको सर्ट करना पड़ेगा, तो ये बहुत से हिकअप्स इसमें आएंगे इस प्रोसेस में। मेरा ख्याल है कि उसमें दोनों फरीकैन को उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इजराइल की तरफ से ये कोशिशें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद उनको यमन का जो प्रोसेस है, जी मुज़ाकरात का जो अमल है, उसको आगे लेके जाना होगा। सही जौहर सलीम साहब, आपने समा को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इसराइल के लेबनान पर हमले, ईरान का एक बार फिर आबने हुर्मज़ बंद करने का ऐलान। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक आबने हुर्मज़ जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के बाइस बंद की जा रही है। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए तयशुदा मुफाहमती मुआहिदे की पहली शिक की खुली खिलाफ वर्जी की है। इन इकदामात के बाइस आबने हुर्मज़ को जहाज़ों और बहरी तिजारत के लिए बंद करने का फैसला किया। ये इकदाम दुश्मन की जानिब से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी की जवाब में पहला कदम है। दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम ने आबने हुर्मज़ बंद होने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, आबने हुर्मज़ खुली है और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। जंगबंदी के 60 दिनों में आबने हुर्मज़ में कोई टोल आयद नहीं होगा। अमरीकी सदर की जानिब से ये बयान सामने आया है। 60 दिन बाद भी टोल नहीं होगा जब तक अमरीका खुद इसे नाफिज ना करे। मुआहदे की नाकामी पर सिक्योरिटी और हिफाजती खदमात के बदले माली मुआवजे का मुतालबा कर सकते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है।
اسرائیلی فوج کی غزہ میں بھی دہشت گردی جاری ہے۔ البریش پناہ گزین کیمپ پر ڈرون حملے میں 3 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملے میں الجزیرہ ٹی وی کے کیمرہ آپریٹر احمد بشاہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اس سے پہلے صہیونی فوج نے غزہ کے اسپتال پر حملہ کیا تھا۔ الجزیرہ ٹی وی نے غزہ کی تمام صحافیوں کو فوری تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا صحافیوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ برطانوی سیاست میں بڑی ہلچل، وزیراعظم کیئر سٹارمر کے پیر کو مستعفی ہونے کا امکان۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیئر سٹارمر متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے۔ سٹارمر اپنی اہلیہ اور خاندان سے مشاورت کے بعد مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اگر کیئر سٹارمر مستعفی ہوتے ہیں تو لیبر پارٹی میں قیادت کا مقابلہ ہوگا۔ اینڈی برنہم نئے وزیراعظم کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ دوسری طرف حکومتی ذرائع نے وزیراعظم کے مستعفی ہونے کی خبریں مسترد کر دیں۔ کہا سٹارمر اپنی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 9 منتخب اراکین کی حلف برداری کی تقریب آج سپہر 4 بجے ہوگی۔ موجودہ اسپیکر نذیر احمد اراکین اسمبلی سے حلف لیں گے۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت کی مشاورتی بیٹھک، سیاسی اشتراک سے حکومت بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے قائد ایوان کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں حفیظ الرحمان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی، جبکہ ڈیپٹی اسپیکر اور گورنر مجوزہ فارمولے کے تحت مسلم لیگ نون سے ہوں گے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی قمر زمان قاہرہ، نیر حسین بخاری اور امجد ایڈوکیٹ نے کی، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان اور نون لیگ کے پارلیمانی ارکان شریک ہوئے۔ دوسری طرف ترجمان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے امجد ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں حکومت سازی اور عوام کے آئینی اور معاشی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق ہدایات دیں۔ ٹھٹھہ کے علاقے بروسر کالونی میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ اہلکاروں نے مشکوک افراد کو روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ شہید اہلکاروں کی شناخت مجید مری اور اکبر مری کے نام سے ہوئی ہے۔ تعلق ٹنڈو آلہ جار سے تھا۔ واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی اور سرچ آپریشن تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ اہلکاروں کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت کر دی۔ اہم خبر آپ کو دیں، امریکہ ایران مذاکرات میں لبنان کا معاملہ سر فہرست۔ CNN کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ ہنگامی اجلاس میں سب سے پہلے لبنان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ ہنگامی اجلاس میں اسرائیل حزب اللہ تنازع پر تفصیلی غور متوقع۔ لبنان کی صورتحال پر فوری پیش رفت کی کوششیں جاری ہیں۔ سفارتی ذرائع کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں لبنان کا معاملہ سر فہرست ہے۔ ہنگامی اجلاس میں سب سے پہلے لبنان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ ہنگامی اجلاس میں اسرائیل حزب اللہ تنازع پر تفصیلی غور متوقع۔ لبنان کی صورتحال پر فوری پیش رفت کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں برفانی جھیلیں پھٹنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ NDMA کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع ہے۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برفانی جھیلیں پھٹنے کے باعث اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے ساتھ مٹی کے ریلے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود۔ محکمہ موسمیات نے آج بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ اس وقت شہر کا درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سالک نواز سے۔ سالک، کیا پریڈکشن دی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ جی بالکل، PDMA کی جانب سے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور شہر میں بھی بارش متوقع ہے۔ اس وقت شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکے گا۔ اس وقت شہر میں ہلکی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بارش کے پیش نظر جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں بھی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔